नमस्कार। हिंदी साहित्य और दलित विमर्श विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और जब हम दलित विमर्श और वैचारिकी पर बात करते हैं, तो ये विषय न केवल साहित्य को एक नई भंगिमा प्रदान करता है, वरन जब हम परीक्षापयोगी दृष्टि से देखते हैं, तो न केवल ये विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वरन अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी दलित विमर्श से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हम हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के इतिहास में दलित साहित्य पर जब हम बात करते हैं, तो वस्तुतः ये एक ऐसे साहित्य के रूप में नजर आता है जो न केवल भूगोल, न केवल क्षेत्र और भाषा की सीमाओं को लांघता है, और इस तरह इन सीमाओं को लांघ कर ये एक राष्ट्रीय संवेदना और सामूहिकता का बोध कराने वाला साहित्य भी बन जाता है। जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं या हिंदी साहित्य में दलित हस्तक्षेप की बात करते हैं, तो भक्ति काल के बाद आधुनिक काल में, भक्ति काल में भी इसके बीज दिखाई देते हैं। जब हम रैदास की रचनाएं देखते हैं, जब हम कबीर की रचनाएं देखते हैं, जब हम कबीर के दोहे देखते हैं, तो वहाँ जो वो जातिगत और वर्ण व्यवस्था पर जो प्रहार करते हैं, वहाँ पहले इसके बीज दिखाई देते हैं। इसीलिए भक्ति काल के बाद आधुनिक काल की यह एक ऐसी परिघटना नजर आती है जो साहित्य के मायने और मानदंडों को रूपांतरित और अर्थांतरित कर देती है। तो इसी दृष्टि से जो दलित विमर्श है, एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में वहां पर नजर आता है, एक प्रतिरोध के रूप में नजर आता है, जो सामाजिक व्यवस्था को या यथास्थितिवाद को एक तरह से नकार देता है। तो जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, तो जो भारतीय समाज है उसका जो ताना बाना है, वो जब हम मध्यकाल में देखते हैं, तो वर्णाश्रम व्यवस्था, पुनर्जन्म और कर्मफल जैसे सिद्धांतों पर टिका हुआ नजर आता है। और अभी भी भारतीय समाज का ताना बाना जाति व्यवस्था पर आधारित है, और भारतीय समाज के जो विभिन्न स्तर है उसमें परिवर्तन का निर्धारण भी जाति के आधार पर ही होता है। जब हम हिंद के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हिंदू की बात करते हैं, तो ये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को लेकर यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग मैं करती हूँ कि प्रत्येक हिंदू जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी की रह जाती है, और उसकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन का निर्धारण भी वही जाति करती है। ये परिभाषा डॉक्टर अंबेडकर देते हैं जब हम दलित वैचारिकी की बात करते हैं। दलित शब्द की बात हमने अंबेडकर के संदर्भ में की। यदि हम मोहनदास नेमिशराय के अनुसार दलित शब्द का अर्थ यहाँ पर देखते हैं, तो दलित शब्द उनके अनुसार जो मार्क्स प्रणीत सर्वहारा शब्द के समानार्थी बैठता है। लेकिन मोहनदास कहते हैं कि इन दोनों शब्दों में पर्याप्त भेद है। दलित शब्द की व्याप्ति अधिक है तो सर्वहारा की सीमित। दलित के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण का अंतर्भाव होता है, तो सर्वहारा केवल आर्थिक शोषण तक ही सीमित रहता है। तो मार्क्स जिस सर्वहारा, जिस श्रमिक और पूंजीपति वर्ग की जो बात करते हैं और वहां वो सर्वहारा शब्द लेकर आते हैं, तो वो उनका कहना वहां आर्थिक शोषण से अधिक होता है। लेकिन जब दलित शब्द की बात हम करते हैं, तो वहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक तमाम प्रकार का शोषण वहां पर आ जाता है। तो एक तरह से निमिषराय कहते हैं कि प्रत्येक दलित व्यक्ति सर्वहारा के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन प्रत्येक सर्वहारा को दलित कहने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। तो सर्वहारा की सीमाओं में आर्थिक विषमता का शिकार वर्ग आता है, जबकि दलित विशेष तौर पर सामाजिक विषमता का शिकार होता है। तो एक महत्वपूर्ण परिभाषा मोहनदास नेमिशराय लेकर आते हैं। इसी तरह जब हम दलित साहित्य का प्रारंभ देखते हैं, दलित आंदोलन का प्रारंभ देखते हैं, जो कि दलित पैंथर नाम से मराठी में या दक्षिण में हमें प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है, तो वहां के ही एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर गंगाधर पांतावड़े ये कहते हैं कि दलित कोई जाति नहीं बल्कि परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। दलित मानवतावाद में विश्वास करता है, परंतु वह ईश्वर के अस्तित्व, पुनर्जन्म,
आत्मा तथा उन तथाकथित धार्मिक ग्रंथों को अस्वीकार करता है जो भेदभाव की शिक्षा देते हैं। तो तमाम धार्मिक ग्रंथों का निषेध है, जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनका निषेध है यहाँ पर, और वो भाग्य तथा स्वर्ग की अवधारणाओं को भी अस्वीकार करता है, क्योंकि यही वे विचार हैं जो दासत्व का बोध कराते रहे हैं। वह इस देश में दबाए सताए हुए समाज का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्षों से बदतर जिंदगी जीने को अभिशप्त है। वह विरोध करता है एक बहुत ही सूझबूझ के साथ विकसित की गई सामाजिक व्यवस्था का, जिसमें कि मानव के रूप में उसके अस्तित्व को कभी स्वीकार ही नहीं किया गया। तो यहाँ जब हम दलित शब्द की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग परिप्रेक्ष्य नजर आते हैं। कहीं पर केवल सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के प्रति नकार की बात सामने आती है, तो कहीं उस नकार की बात आती है जहां उसे मानव के रूप में ही नहीं स्वीकार किया गया। तो जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो हिंदू व्यवस्था की अमानवीयता का परिणाम इतना भयानक है कि आज भी जो भारतीय समाज है वो हजारों जातियों में बटा हुआ नजर आता है। खंड खंड में बटे हुए गांव अलग अलग राष्ट्र का बोध कराते हैं और तथाकथित राष्ट्रीयता पे प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। तो जो जातिगत भेदभाव है, जब हम तकनीक के युग की बात करते हैं, 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, वैज्ञानिक युग की बात करते हैं, तो वो जातिगत भेदभाव आज भी जड़ जमाए हुए नजर आता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं दलित साहित्य के, जो जूठन जैसी आत्मकथा लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि दलित शब्द एक नितांत भिन्न परिप्रेक्ष्य में वो इसका अर्थ लेकर आते हैं कि दलित शब्द हमारे लिए प्रेरणादायक शब्द है। हम इसे दल के साथ जोड़ते हैं। दल का अर्थ यहाँ पर समूह से है। वो दल का अर्थ दलित का अर्थ दमन से नहीं लेते। वो कहते हैं दल के साथ जोड़ते हैं जो सामूहिक तौर पर कार्य करता है, जीवन को सामाजिक तरीके से जीता है और समाज से अलगाव दूर करता है। दलित आंदोलन का प्रतीक है हमारे लिए, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतिहास में दलितों ने अपने लिए एक शब्द चुना है। तो जब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित से संबंधित परिभाषा के ये जो नवीन अर्थ जब हम देखते हैं, तो एक तरह तो वो उस व्याकरण का भी विरोध करते हैं जो कि एक तय जाति का वर्चस्व जहां पर दिखाई देता है, और साथ ही दल शब्द से जोड़कर वो एक मानवीय परिभाषा दलित शब्द की लेकर आते हैं। तो जब हम ये तो दलित शब्द की परिभाषा हुई, और जब हम दलित साहित्य के अर्थ में दलित का आशय देखते हैं तो वहां पर ये मानना चाहिए कि दलित साहित्य से सरोकार उस साहित्य से है जो कि उस सामाजिकी का खंडन करता है जो किसी जाति विशेष को वर्चस्व का दर्जा दे देता है। यहाँ पर नकार है, यहाँ पर विरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध है, और यहाँ पर स्वचेतना के लिए एक संघर्ष है। तो जब हम दलित के पश्चात जब हम दलित चेतना, दलित आंदोलन की बात करते हैं, तो वहां पर एक प्रेरणा वहां पर आती है। और दलित चेतना की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम एक बात आती है कि ये एक प्रति सांस्कृतिक चेतना है, एक वैकल्पिक चेतना है, संस्कृति के विरोध में की गई चेतना है, सामाजिक संरचना के विरोध में की गई एक चेतना है। इसलिए इसे कहा गया है एक प्रति सांस्कृतिक चेतना है, उसका विलोम है, जो न सिर्फ जाति पर आधारित है बल्कि उस धार्मिक वैधता का भी खंडन करती है जो कि अलगाव को प्रोत्साहन देती है। तो जो सामाजिक दुराव का सिद्धांत है जाति व्यवस्था का, वो इसका विरोध करती है। तो यहाँ पर ये चेतना दलित साहित्य में स्पष्टतः परिलक्षित होती है। डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत इसमें आता है, और साथ ही यहाँ पर यथास्थितिवाद के प्रति नकार है, जो एक जड़ता आ गई है सामाजिकता में ले लीजिए, वैचारिकी में ले लीजिए, वहां पर एक नकार स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये दो बिंदु तो नजर आते ही हैं। साथ ही जब दलित चेतना, दलित आंदोलन की बात करते हैं तो जो दलित पैंथर की बात वहां पर सामने आती है, और दलित पैंथर का जो आंदोलन जो हुआ है, जो दक्षिण से हमें दिखाई देता है, और वहां पर जो दया, करुणा और सहानुभूति नहीं,
जो खालिस यथार्थ की जो बात करते हैं, वो इस दलित पैंथर के आंदोलन में आता है, पहली बार सामने आता है। और इसी तरह जो गोलपीठा का प्रकाशन है, जो भी 1976 में होता है, तो वो भी एक दलित वैचारिकी के रूप में, दलित चेतना के रूप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव वहाँ पर सामने देखने को मिलता है। इसी तरह जो अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन है, और जो 9 जुलाई 1972 को मराठी दलितों द्वारा जो दलित पैंथर्स की स्थापना, और फिर जो नामदेव ढसाल का ये जो महत्वपूर्ण काव्य संकलन है गोलपीठा का प्रकाशन, वो दलित चेतना का प्रस्थान बिंदु सामने आता है। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो परीक्षापयोगी भी है, कि गोलपीठा क्या है। तो जब हम गोलपीठा देखते हैं तो नामदेव ढसाल जो मराठी साहित्यकार हुए हैं, उनका ये एक महत्वपूर्ण काव्य संकलन है गोलपीठा, और गोलपीठा का प्रकाशन ही दलित चेतना का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो 1972 में दलित पैंथर्स की स्थापना हुई, और बाद में जो गोलपीठा का प्रकाशन होता है, वो दलित चेतना के प्रस्थान बिंदु के रूप में माने जा सकते हैं। इसके बाद यदि ये कहा जाए कि दलित साहित्य के संदर्भ कैसे काम करते हैं, या दलित साहित्य की पृष्ठभूमि में क्या है, तो दलित साहित्य के संदर्भ में दलित चेतना की पृष्ठभूमि, प्रेरणा स्रोत और विकास प्रक्रिया के रूप में जब हम देखते हैं, तो गौतम बुद्ध, बौद्ध दार्शनिक, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन, और जो उनकी आंदोलन धर्मी संघर्ष यात्रा रही है, वो दलित चेतना, दलित साहित्य के मूल में रही है, जिसने वर्ण व्यवस्था को सीधी चुनौती दी है, जो समता की बात करती है, जो न्याय की बात करती है, जो अधिकारों की बात करती है। तो यहाँ पर ये सभी डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी से अनन्य संबंध रखते हुए से नजर आते हैं। जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करनी होगी। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, साहित्य के सरोकारों की वो बात करते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये बात वो कहते हैं। लेकिन दलित चिंतक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य में ढूंढने पर भी हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। तो वहां पर उस साहित्य में जो दमित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, वो उपेक्षित नजर आता है। इसीलिए एक चिंतक को ये कहना पड़ता है कि हिंदी साहित्य में ढूंढने पर भी हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। जब ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, लेकिन वहां हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल बेचैनी उत्पन्न करने वाला होता है, और साहित्य और समाज को कटघरे में खड़ा करता है। जब हम रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करते हैं, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो उनका ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं कि इस देश का एक संविधान आर्यावर्त में मनु महाराज ने रचा था, और दूसरा देश के लिए फिर से संविधान होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने रचा। तो मनु के विधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं था, या नहीं जैसा था, लेकिन अंबेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है। तो यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है कि कहाँ उपेक्षा का शिकार है, और इसीलिए एक विमर्श के रूप में 70 के दशक में दलित विमर्श का साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण होता है। और हिंदी में तो उसके भी बाद 90 के दशक के आसपास हम दलित रचनाओं को देखते हैं। तो दलित रचनाकार जो है, परंपरागत भाषा साहित्य में दलित की वेदना, उसके दुख दर्द, उसके सपने और उसकी चेतना को नहीं पाता। वो कहता है कि मुख्य धारा से वंचित कर दी गई अस्मिताओं ने साहित्य को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो जो उपेक्षित वर्ग है, वो अपनी पीड़ा को, दुख दर्द को, अपने वजूद को, अपने अनुभूतियों को साहित्य में नहीं तलाश पाता, और इसीलिए वो रचनात्मक विकास की ओर उन्मुख होता है, और उसकी परिणति है कि हम दलित साहित्य का पदार्पण हिंदी साहित्य में देखते हैं।
तो दलित साहित्य की वैचारिकी को जब हम बात करें तो वह नकार और विद्रोह है। वह परंपरागत काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों को भी नकारा गया है। वो उस भाषा का भी विरोध करता है जो अभिजात्यवादी है, और दलित मुक्ति के सवालों पर सीधे सीधे बात करता है। सामाजिक परिवर्तन का वो आग्रही नजर आता है। तो ये तो दलित साहित्य की वैचारिकी है। तो यहाँ पर शरण कुमार लिम्बाले एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अछूत का अनुभव और जाति व्यवस्था का कलंक अलग कर दिया जाए तो दलित विमर्श की वैचारिकी भी सर्वहारा के जीवन की तरह ही हो जाती है, और प्रत्यक्ष जाति व्यवस्था के होने के बावजूद उसे नकार कर सभी का जीवन एक समान है कहना वास्तविकता को नकारना और यथार्थ पर लीपापोती करना है। खैर, ये तरह तरह के आक्रोश और नकार यहाँ पर सामने आता है, जो दलितों की परेशानी, गुलामी, पारिवारिक विघटन, दुख, गरीबी और उपेक्षापूर्ण जीवन का वास्तविक चित्रण करता है। दरअसल वही दलित साहित्य ही है जिसमें पीड़ा और आह का उदात्त स्वरूप उस साहित्य में सामने लाने का प्रयास किया गया है। अब जब हम साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले हम आत्मकथाओं पर बात करते हैं, और आत्मकथाओं को जब हम देखते हैं तो आत्मकथाओं में जो मराठी में दया पवार की अछूत, शरण कुमार लिम्बाले की अक्कारमाशी, बेबी काम्बले की जीवन हमारा, लक्ष्मण गायकवाड़ की उठाई गिर, तथा हिंदी में यदि देखें तो मोहनदास निमिषराय की अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, कौशल्या बेसंत्री की दोहरा अभिशाप, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर, और डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दैया, और सुशीला टाकभोरे का शिकंजे का दर्द, ये ऐसी आत्मकथाएं हैं कि इन आत्मकथाओं ने हिंदी क्षेत्र में स्थापित परंपरागत हिंदी साहित्य के समक्ष नई चुनौती पेश की है, और ये आत्मकथाएं हीनता बोध से दलित को बाहर लेकर आ रही हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। जब हम कविता के क्षेत्र में देखते हैं और कविता के क्षेत्र में दलित स्वरों की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे जो हस्ताक्षर है वो नजर आते हैं। कविताओं ने दलित साहित्य के सरोकार और उसके मर्म को शीर्ष पर पहुंचाया है। एक पंक्ति ये कही जा सकती है, और यदि हम बात करें तो वहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जिनके कविता संग्रह है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, और शब्द झूठ नहीं बोलते। ये महत्वपूर्ण उनके काव्य संग्रह है। और डॉक्टर एन सिंह की बात करें तो उन्होंने जो दर्द के दस्तावेज और चेतना के स्वर जैसे महत्वपूर्ण संकलन वो लेकर आते हैं। लालचंद राही की जब हम बात करते हैं तो मूक नहीं मेरी कविताएं, ये शीर्षक है। मलखान सिंह का जो महत्वपूर्ण संग्रह है सुनो ब्राह्मण, जिसमें वो सीधी चुनौती देते हुए नजर आते हैं, और उनका जो दूसरा संग्रह है ज्वालामुखी के मुहाने पर, ये दोनों उनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। डॉक्टर धर्मवीर का जो काव्य संग्रह है हीरामन और किनारे भी, मझधार भी और कपिला, ये तीन उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इसी तरह कर्मशील भारती का काव्य संग्रह पीड़ा जो चीख उठी, दलित मंजरी, कलम को दर्द सहने दो, ये भी महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। सीबी भारती का आक्रोश काव्य संकलन महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो अन्य कई रचनाकार हैं, लेकिन हम बात करें यदि जयप्रकाश लीलवान की, तो अब हमें भी चलना है नए क्षितिजों की ओर, और समय की आदमखोर धुन, ओ भारत माँ हमारा इंतजार करना, ये महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। कंवल भारती हिंदी कविता के क्षेत्र में दलित हस्तक्षेप के विषय में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, और उनका काव्य संग्रह तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, ये दलित विमर्श को प्रभावी रूप से सामने रखता है। मोहनदास नेमिषराय का जो काव्य संग्रह है सफदर एक बयान और आग और आंदोलन, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन की बात करते हैं, वो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लेकर आते हैं नई फसल, क्रौच हूं मैं, भौर के अंधेरे में और चमार की चाय, ये उनके काव्य संग्रह है। इसी तरह सुशीला टाकभोरे जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है दलित विमर्श की, वो स्वाति बूंद और खारे मोती, तुम भी जानो,
तूने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज, टूटता वहम और अनुभूति के घेरे। तो खैर कहानी संग्रह है, लेकिन स्वाति बूंद और खारे मोती जैसा काव्य संकलन वो लेकर आती हैं। मुकेश मानक, अनुसुया अनु, कावेरी, रजनी तिलक, हवासी बेचैन युवतियां रजनी तिलक लिखती हैं, और पूर्णिमा मौर्य सुगबुगाहट शीर्षक से काव्य संकलन लेकर आती है। तो ये महत्वपूर्ण कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दखल है दलित रचनाकारों का। इसी के साथ हम बात करें तो विमल थोराट, अनीता भारती, ईश गंगानिया, हीरालाल राजस्थानी, बजरंग तिवाड़ी, डॉक्टर तेज सिंह दलित विमर्श और इस वर्ग के अंतर विरोधों, संवेदनाओं और क्रांतिकारी वैचारिकी पर सतत काम कर रहे हैं। ये वो लेखक हैं जो आक्रोश को अपनी आवाज दे रहे हैं। यदि उपन्यासों के क्षेत्र में बात करें तो जो दलित उपन्यासों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण रचनाएं सामने आती हैं वो है छप्पर, पहला खत, अमर ज्योति, जस तस भई सवेर। यदि हम इनके रचनाकारों को देखें तो छप्पर जयप्रकाश करदम की रचना है, पहला खत डॉक्टर धर्मवीर की रचना है, अमर ज्योति की बात करें तो डॉक्टर पी वरुण की रचना है, बंधन मुक्त की बात करें तो ये रामजीलाल सहायक की रचना है, जस्तस भई सबेर सत्यप्रकाश की रचना है, मुक्ति पर्व की बात यदि हम करें तो ये निमिष राय की रचना है, मिट्टी की सौगंध प्रेम कपाड़िया की रचना है। इसी तरह प्रस्थान परदेशी राम वर्मा की रचना है, डूब जाती है नदी गुरुचरण सिंह की रचना है, नरक कुंड में वास जगदीश चंद्र की रचना है, रेत एक महत्वपूर्ण उपन्यास सामने आता है, और रेत भगवान दास मोरवाल की रचना है, 2008 में प्रकाशित होती है। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का उपन्यास है। इसी तरह अरण्य में सूरज श्रीमती अजीत गुप्ता की रचना है। बहुत सारी रचनाएं हैं, कुछ चुनिंदा रचनाओं की यहाँ पर बात की गई है। इसका तात्पर्य कतई ये नहीं है कि ये ही महत्वपूर्ण है, अन्य नहीं। हमने कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पर बात की है, तो ये उपन्यासों के क्षेत्र में है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो जो दलित विमर्श है, दलित वैचारिकी है, वो विभिन्न रूपों में सामने आ रही है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की इन पंक्तियों को यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर दलित वैचारिकी में कितना आक्रोश और धार्मिक व्यवस्था के प्रति नकार है कि ईश्वर की मौत उस पल होती है जब मेरे भीतर उभरता है सवाल कि ईश्वर का जन्म किस माँ की कोख से हुआ था और ईश्वर का बाप कौन। तो इस तरह के प्रश्न वो पूछते हैं, और यही दलित साहित्य के वो सरोकार हैं, वो मर्म हैं जो अपनी अभिव्यक्ति को चरम पर पहुंचाते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। दलित साहित्य की छाया जो है अब हर कहीं, हर साहित्य के हर फॉर्म में वहां मिल रही है, हर रूप में वहां मिल रही है, हर जेनर में मिल रही है। तो ये हम कह सकते हैं। तो विमल थोराट की बात से हम दलित साहित्य से संबंधित बात पर हम विराम देंगे कि दलित साहित्य उस विद्रोह का उन्मेष है जो किसी विशिष्ट जाति या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि स्व की खोज में निकले हुए एक पूरे समाज का, पूरे परंपराओं से विद्रोह एवं अपने अस्तित्व की स्थापना का प्रयास है। तो यहाँ पर निसंदेह पीड़ा और आक्रोश का प्रतिबिंबन है, दलित साहित्य में अनुभव की प्रगाढ़ता है, स्वतंत्रता की आकांक्षा है, लेकिन उसका स्वरूप मैं जैसा नहीं है, वहां हम में अभिव्यक्ति है। और यही हम इस लेखन को अधिक मानवीय, अधिक सामाजिक बनाता है कि यहाँ पर किसी के प्रति सीधा नकार नहीं है, लेकिन व्यवस्था के प्रति नकार है। वहां सहज और अनिवार्य प्रतिबद्धता दिखाई देती है दलित कवि की, उसकी रचनात्मक ऊर्जा बिल्कुल खालिस मौलिक रूप में दिखाई देती है। तो ये दलित चिंतन के जो नए आयाम हैं वो दलित साहित्य को प्रभाविकता से युक्त बनाते हैं। यद्यपि साहित्य को खांचों में नहीं देखना चाहिए, लेकिन यदि साहित्य की कोई धारा उस मानवतावाद का समर्थन करती है जो कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा है, तो वो सराहनीय है। और इस दृष्टि से दलित साहित्य हिंदी साहित्य के प्रतिरोध के स्वरों में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना जाता है। तो दलित साहित्य पे बात इतनी ही। आगे हम विभिन्न विमर्शों पर, विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न परीक्षापयोगी विषयों पर बात करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।